और अभी जो खबर आ रही है वो हम आपको बताना चाहेंगे। भारत और जापान के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और दोनों देशों के बीच नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसकी काफी उम्मीद जताई जा रही थी। एक लंबे समय से दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी। इस पर और बात करते हैं रक्षा विशेषज्ञ उदय भास्कर जी से, जो फोन लाइन पर मौजूद है। उदय भास्कर साहब, क्या आपको लगता है ये एक बहुत बड़ा समझौता है? दोनों देशों को एक नए संबंध तो नए आयाम पे जाएंगे ही, भारत के लिए जो ऊर्जा जरूरतें थी उसको भी ध्यान में रखते हुए। जहां तक भारत और जापान के बीच में जो द्विपक्षीय रिश्ता है, उसके लिए मैं कहूंगा कि आज का जो समझौता हुआ है सिविलियन न्यूक्लियर क्षेत्र में, ये प्रतीकात्मक रूप से बहुत ही अहम है। क्योंकि आपको याद होगा, भारत और जापान के बीच में इस विषय के ऊपर करीब पिछले 20 साल से बातचीत चल रही थी। और भारत के परमाणु विस्फोट के बाद, यानी कि वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, जब हमने शक्ति टेस्ट किया था मई 1998 में, उसके बाद जापान के अंदर काफी एक प्रकार का, मैं कहूंगा कि कुछ चिंता पैदा हुआ था। और उसके बाद ये बात कई कारणों की वजह से हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और इसलिए आबे साहब और मोदी साहब के बीच में ये जो समझौता हुआ है, मैं कहूंगा कि बायलैटरल या द्विपक्षीय के लिए ये बहुत ही अहम है। साथ साथ जहां तक भारत के जो सिविलियन न्यूक्लियर क्षेत्र की जो हम बार बार बात कर रहे थे, जब से 2008 में जब समझौता हुआ था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूएस के राष्ट्रपति बुश साहब के समय पे, तब से लेके आज तक करीब 8 साल हो गए हैं। और भारत के लिए ये जापान के साथ और जो सप्लायर्स का जो लिस्ट है बढ़ाने के लिए हम काफी प्रयास में थे। और जापान एक खास देश है, हालांकि फुकुशिमा का हादसा हुआ था पिछले कुछ साल पहले, परंतु जहां तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है सिविलियन न्यूक्लियर क्षेत्र में, और जो रिएक्टर वो बनाते हैं और उसके साथ साथ जो भी वो एक सिविलियन न्यूक्लियर सप्लायर के तहत वो काफी उनका एक खास भूमिका है। तो मैं कहूंगा इससे भारत का जो ओवरऑल संपूर्ण तरीके से जो हम सिविलियन न्यूक्लियर क्षेत्र को बढ़ोतरी देना चाहते हैं, उसके लिए भी ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम होगा। उदय भास्कर साहब, आप ये मानते हैं कि जिस तरह से एक लंबे समय से इस पर चर्चा तो चल ही रही थी, साथ ही साथ बहुत से देशों का विरोध भी था कि एनपीटी पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत नहीं है, ऐसे में ये जो समझौता हुआ है उन देशों को भी संदेश है। साथ ही साथ भारत का एक लंबे समय से जो प्रयास रहा है असैन्य परमाणु समझौते को लेकर और उसके इस्तेमाल को भी लेकर ऊर्जा क्षेत्र में, आपको लगता है कि उन देशों को भी एक संदेश है? नहीं, बिल्कुल। मैं कहूंगा कि जापान जो है ऐतिहासिक कारणों की वजह से, खास हिरोशिमा नागासाकी का जो अनुभव उन्हें झेलना पड़ा है, जापान की एक खास स्टेटस है परमाणु क्षेत्र में विश्व के पूरे, मैं कहूंगा कि धारणा में। और जबकि जापान के अंदर भी कई प्रकार के सवाल उठाए जाते थे कि भारत जो है वो नॉन एनपीटी सिग्नेटरी है, जैसे आपने वर्णन किया है। तो इस समझौते से मैं कहूंगा कि एक तो भारत की जो विश्वसनीयता है, क्योंकि बार बार भारत यही कहते आया है कि हालांकि हम एनपीटी को के ऊपर हस्ताक्षर हमने नहीं किया है, उसकी जो भावना है, नॉन प्रोलिफरेशन का जो सिद्धांत है, उसका पालन विश्व में भारत सबसे आगे है। और जापान के साथ जो समझौता हुआ है अभी, ये उसी का एक, मैं कहूंगा कि विश्वसनीयता का एक प्रतिबिंब है, जो कि बाकी देश, क्योंकि बार बार जब हम भारत के नॉन एनपीटी सिग्नेटरी की बात करते हैं, साथ साथ पाकिस्तान का भी जिक्र होता है और हाल में चीन ने इसका उठाया है जब हमने एनएसजी मेंबरशिप की हमने बात किया था। तो मुझे लगता है कि अभी जापान के साथ समझौता का हर एक देश जो है, जो भारत के साथ परमाणु क्षेत्र में संबंध बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक खास संदेश है। उदय भास्कर साहब, एनएसजी का भी आपने जिक्र करा, क्या उसमें भी कुछ आगे बढ़ने की अब ये प्रक्रिया के तौर पर इसको देखा जा सकता है? ये एक तरह से ये एक प्रोत्साहन देगा उस तरफ? नहीं सर, मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई ठोस फर्क पड़ेगा। कारण यही है कि ये विश्व की बात नहीं है। जहां तक एनएसजी के अंदर जो मेंबरशिप है, उसमें रुकावट जो है वो खास चीन के तरफ से आ रहा है। और हम जानते हैं कि चीन जापान के बीच में किस प्रकार के संबंध हैं। तो जापान और भारत के बीच में परमाणु क्षेत्र में अगर कुछ इस प्रकार की भागीदारी का मजबूत कदम हम उठा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि चीन उससे संतुष्ट होगा। और साथ साथ जहां तक एनएसजी की बात है, जापान के साथ हम जो भी करें
उसका प्रभाव मुझे नहीं लगता है कि चीन के ऊपर होगा, क्योंकि उनका जो लिंकेज है वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में उसी प्रकार से शामिल किया जाए जिस प्रकार से अभी भारत के लिए कई देशों ने, हालांकि विश्व में कह सकते हैं कि एनर्जी के आम तौर पे मेजॉरिटी ओपिनियन जो है वो भारत के पक्ष में है। हालांकि कुछ ऐसे देश हैं जो एनपीटी संधि के बारे में बार बार ये भी बिंदु उठाते हैं। तो संक्षेप में यही कि जापान के साथ जितना भी हम आगे बढ़ें, उससे मुझे नहीं लगता है कि चीन का जो इस वक्त पॉलिसी है एनर्जी के ऊपर, कि उसमें कोई बदलाव आने का मुझे संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। भास्कर साहब, एशिया की पूरी या विश्व की जो राजनीति रही है, 21वीं सदी एशिया की सदी होने जा रही है। ये जो दो देश हैं, भारत और जापान, मजबूत अर्थव्यवस्था, सबसे मजबूत लोकतंत्र, पुराना लोकतंत्र, क्या आपको लगता है ये समझौता एशिया के असंतुलन को लेकर जो वैश्विक राजनीति की जो उठापटक, उथल पुथल जो है, उसमें अब ये दोनों देश बहुत अहम रोल अदा करने वाले हैं आने वाले समय में? देखिए, अभी इसका हम कुछ कल्पना तो कर सकते हैं, परंतु जो कदम उठाए गए हैं ये बहुत ही, मैं कहूंगा कि नेसेंट है, या अभी अभी हाल में भारत और जापान के बीच में इस क्षेत्र में हम बातचीत के बाद कुछ पॉलिसी और एक्शंस के तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, 20 साल से हम परमाणु क्षेत्र की बात कर रहे थे। साथ साथ जापान के अंदर जो संविधान के मुताबिक जो उनका आर्टिकल है 9, उससे वो भारत जैसे देशों को कोई ठोस सैनिक जो सामग्री है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जब तक आबे साहब उस संधि में कोई परिवर्तन नहीं ला पाएंगे सही प्रकार से। भारत और जापान के बीच में जो मिलिट्री, सैनिक और सामरिक जो भागीदारी है वो अभी मेरे ख्याल से आलाप के वर्ग पे ही है, और जब तक दोनों देशों के अंदर ये संपूर्ण तरीके से अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर और सैनिक जो क्षमता है उसमें एक परिवर्तन नहीं होगा, हम ये नहीं कह सकते हैं कि एशिया के ढांचे के ऊपर कोई इतना खास उसका असर होगा। साथ साथ मैं ये भी जोड़ दूं कि अगले जनवरी में राष्ट्रपति ट्रंप साहब व्हाइट हाउस के अंदर प्रवेश करेंगे, और उनके जो नीतियां हैं खास जापान के संदर्भ में और चीन के संदर्भ में, उससे भी एशिया का जो ढांचा है वो प्रभावित होगा। तो इसलिए इस वक्त मैं कहूंगा कि हमें निगरानी से देखना है। जरूर कल्पना कुछ कर सकते हैं, परंतु जब तक भारत की जो सैनिक क्षमता वो एक सही वर्ग तक नहीं आ पाएगा, मुझे नहीं लगता है कि कोई खास ऐसा सामरिक ढांचे में परिवर्तन आने वाला है। हालांकि हम आशा तो जरूर करते हैं कि एशिया जो है वो सही प्रकार से मल्टीपोलर होना चाहिए और उसमें केवल चीन का पक्ष नहीं होना चाहिए। अंत में उदय भास्कर साहब, जानना चाहूंगी, भारत को आप आने वाले समय में आज इस समझौते के बाद से वैश्विक राजनीति और साथ ही साथ देश में भी परमाणु के परमाणु से जुड़ी ऊर्जा से लेकर तमाम और जो क्षेत्र हैं उसमें कहां आप देखते हैं? देखिए साहब, मैं तो आशावादी हूं, पर साथ साथ मैं बार बार यही कहता हूं कि एक विश्लेषक होते हुए मैं जरा कॉशियस एनालिस्ट हूं। तो हमें सावधानी के साथ बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत को इस वक्त एनर्जी की खास जरूरत है, चाहे किसी भी सेक्टर से, चाहे वो कोल हो, थर्मल हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, सोलार, जो भी है। क्योंकि हमारी इतनी डिमांड है, भारत की जो डेवलपमेंट है, भारत की जो विकास है, वो एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। पर सावधानी इसलिए मैं बार बार रेखांकित करता हूं, क्योंकि हम फुकुशिमा से दूर नहीं हट सकते हैं। यानी कि भारत के लिए हिरोशिमा का भी एक हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि विश्व जो है दोबारा हिरोशिमा जैसे कोई घटना को देखें। साथ साथ सिविलियन क्षेत्र में हम फुकुशिमा जैसे हादसा भी नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हमको बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, जबकि हम स्वीकार करते हैं या मानते हैं कि एनर्जी की सख्त जरूरत है, खास आम नागरिक के लिए, जहां तक हम विकास की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उदय भास्कर साहब दूरदर्शन से बात करने के लिए। और जैसा कि हमने आपको बताया, भारत और जापान के बीच में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और एक लंबे समय से दोनों ही देश इस पर लगातार बातचीत कर रहे थे। जापान का इस समझौते पर हस्ताक्षर करना एक तरह से एक रिकॉग्निशन भी है भारत को, और साथ ही साथ वैश्विक राजनीति में भारत को एक मजबूती भी मिली है। अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर भी ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण था भारत के लिए।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान के दौरे पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी हमें दीजिए इजाजत इस बुलेटिन में। नमस्कार।